हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज नए लेक्चर के साथ में फिर से हाजिर है और आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो है सार्थक अंक से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉपी और पेन साथ में लेकर के तैयार हो जाइए। आपको नोट्स साथ साथ में लिखते जाना है। यदि कोई ऐसे स्टूडेंट भी है जिनको लगता है कि सर मैं तो नोट्स नहीं बना सकता, तो उनके लिए भी मैंने ये सुविधा करके रखी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पे आप पीडीएफ जो नोट्स है वो आप हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को यदि ज्वाइन करते तो आपको वहां पे भी पीडीएफ फाइल जो हैंड रिटन नोट्स की वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। ये जो टॉपिक एक बच्चा ऐसा टॉपिक होता है जो पढ़ने के बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक के अंतर्गत। वैसे बहुत टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन जो होता है इसको इस वीडियो के अंदर आज दूर करने वाले आपको इससे संबंधित सार्थक से संबंधित जो भी आपका कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये सिग्निफिकेंट नंबर का जो भी कंफ्यूजन है वो आपका दूर होगा। सवाल के माध्यम से भी इसको समझेंगे, आपको मतलब एकदम से इसके जो सवाल है आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्थक अंक, सार्थक अंक पहले बच्चों होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। सार्थक अंक होता है कोई भी किसी जैसे इस मार्कर की आप लंबाई निकाल रहे हो, तो इस लंबाई निकालते समय आप जितने अंक ज्यादा से ज्यादा सार्थक उसके अंदर होंगे वो आंसर है वो उतना ही एक्यूरेट माना जाएगा, उतना ही शुद्ध माना जाएगा। यानी कि किसी भी भौतिक राशि का जब आप आंसर निकाल रहे हो और आंसर के अंदर जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे वो आंसर उतना ही शुद्ध माना जाता है। ठीक है, यानी कि सार्थक अंक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि का यथार्थता पूर्वक मान ज्ञात करने के लिए जो अंक प्रयुक्त किए जाते हैं उन अंकों को बोला जाता है सार्थक अंक। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको इस मार्कर की लंबाई निकालनी है बेटा, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इस मार्कर की लंबाई निकालने के लिए स्केल को काम में लोगे। क्लियर है ना। जैसे आपने ये स्केल काम में ली, जैसे ये वाले बेटा आपने स्केल काम में ली, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने लिया और यहाँ पर भी छोटे छोटे खाने बने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पर भी बने हुए इस तरीके से। क्लियर है। तो आप क्या करोगे बेटा, देखो जैसे मेरे को इसकी लंबाई निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मार्कर को यहाँ पे रखूंगा, ये 0 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करूंगा, मार्कर को यहाँ पे रखूंगा। जो आंसर आपका आ रहा है बेटा वो क्या आंसर आ रहा है, 3 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। अब आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, आंसर 3 लिखोगे या 4 लिखोगे। या तो आप आंसर लिखोगे 3 लिखोगे या फिर आप आंसर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। न तो आंसर 3 सही है और नहीं आंसर 4 सही है। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है वो 3 और 4 के बीच में आ रही है। क्लियर है। यदि यहां पर ऐसा होता, इसमें भी छोटे छोटे खाने बने होते, ऐसे 10 खाने बने होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरीके से। तो आप क्या करते, इस तरीके से लिखते, सर आंसर आ रहा है 3.1, 3.1। अब ये वाला आंसर एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जब आप यहां से लिखोगे बच्चा या तो 3 लिखेगा या 4 लिखेगा। ये आंसर सही नहीं है, लेकिन अब की बार जो 3.1 लिखा है वो आंसर उसका परफेक्ट है। इसके अंदर सार्थक अंक 1 है, इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं, 2 है। यानी कि सार्थक अंक बढ़ गया है तो ये जो आंसर है वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट भी मिलेगा। अब जब आप आंसर निकाल रहे हो और ये हो सकता है कि 1 और 2 के बीच में, इनके बीच में भी आंसर आ रहा है, या तो आप आंसर क्या लिखोगे 3.1 लिखोगे या फिर आप आंसर लिखोगे 3.2। और जो लंबाई आ रही है वो 1 और इसके अंदर जो छोटे छोटे खाने बने हुए 1 और 2 उनके बीच में आ रही है। या तो आप 3.1 लिखोगे या फिर 3.2 लिखोगे ना। क्लियर है ना। यदि ऐसा होता कि इसके अंदर भी छोटे छोटे और खाने होते तो आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाता। जैसे आपका आंसर आ गया 1 के बाद में आपने इसके अंदर छोटे छोटे खाने बने हुए और वहां पर आंसर 3.12 आ रहा है, तो ये आंसर एकदम एक्यूरेट होता। क्लियर है। यानी कि इसमें सार्थक कितने हैं, 3 है। यानी कि कोई भी भौतिक राशि का जब आप आंसर निकाल रहे हो उसके अंदर जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे वो आंसर आपका उतना ही ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर आपके डाउटफुल केस है, यहां पे पता नहीं 1 है या फिर 3.2 है। ये वाला जो लास्ट वाला जो फिगर है वो क्या है, डाउटफुल है। क्लियर है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जितने ज्यादा सार्थक काम में लेंगे वो आंसर उतना ही ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। अब होता क्या है सार्थक अंक के, सार्थक अंक ज्ञात करने के हम नियम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला नियम, कोई भी आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने सार्थक अंक है, ये आपको पूछा जाएगा। तो पहला नियम,
जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सभी सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक, नॉन जीरो का मतलब होता है सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे अशून्य अंक का मतलब जीरो को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सभी को सार्थक अंक के अंदर काउंट किया जाता है। अब बात आती है कि सर ये जो जीरो होता है वो क्या सार्थक अंक होता है या नहीं होता है? ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि जीरो सार्थक अंक कब होगा और कब नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो दूसरा पॉइंट, अब जीरो पर आते हैं अपन। जीरो कब सार्थक अंक होगा? यदि कोई भी दो अशून्य अंक है और उनके बीच में जीरो आ रहा है, दो अशून्य अंकों के बीच में, दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंकों के मध्य यदि जीरो है, सभी जीरो, सभी शून्य क्या होंगे बेटा? सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। कैसे, इसको समझते। जैसे आपको दिया हुआ है 2004। अब देखिए ये अशून्य अंक है और ये भी क्या है? अशून्य अंक है, और इनके बीच में यदि जीरो आ जाता है तो फिर ये सार्थक अंक में जीरो को काउंट करेंगे। यानी कि सार्थक अंक टोटल कितने हो गया? ये भी सार्थक अंक, देखो नॉन जीरो ये सारे सार्थक अंक होते हैं, यानी कि ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, और उनके बीच में जीरो आ रहे दो, यानी कि टोटल कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 4 है, 4 सार्थक अंक। क्लियर है? यानी कि जीरो यदि दो अशून्य अंकों के बीच में, अशून्य अंक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके बीच में जीरो आ रहा है तो वो सार्थक अंक में काउंट होंगे। अब आते हैं तीसरे नियम पे। यदि जीरो बीच में आ रहा है तो काउंट करेंगे, लेकिन यदि जीरो अशून्य अंक के बाद में आ रहा है या फिर अशून्य अंक के पहले आ रहा है तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, इसको समझते हैं। यदि लास्ट में जीरो आ रहा है, अंतिम, अंत में शून्य है, अंत में शून्य हो, बीच में नहीं है, अंत में शून्य हो, तो फिर बेटा यहां पे दो कंडीशन बनने वाली है कि लास्ट में जीरो है तो उसको जीरो को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, एक संख्या हो सकती है दशमलव वाली, और एक संख्या होती है पूर्णांक, बिना दशमलव वाली पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है, दशमलव वाली संख्या जैसे ऐसे आपको कोई संख्या दे रखी है 2.400 और एक पूर्णांक वाली संख्या दे रखी है 2400। क्लियर है? अब यहां पे जीरो देखो लास्ट में आ रहे हैं, अशून्य अंक के लास्ट में आ रहे हैं, यहां पे भी अशून्य अंक के लास्ट में आ रहे हैं। तो जब दशमलव वाली संख्या होगी, ये कौन सी संख्या है? दशमलव वाली है, तो इसके अंदर जितने भी लास्ट में जीरो आएंगे उन सभी जीरो को सार्थक अंक में काउंट करते हैं। लास्ट में आने वाले सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। बट यहां पे सार्थक अंक नहीं होंगे। लास्ट में जो जीरो, यदि संख्या कैसी है? पूर्णांक है, तो इन दोनों को सार्थक अंक काउंट नहीं करेंगे, सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये दोनों सार्थक अंक नहीं होंगे, इसमें दोनों सार्थक अंक होते हैं। क्लियर है बेटा? यानी कि आपको पूछा जाए कि इसके अंदर टोटल कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, तो आपने बोला 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर बेटा कितना आएगा? 1 2 3 4। बावड़ा है क्या यार, 4 कैसे होगा? लास्ट में आने वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, यानी कि सिर्फ कितने होंगे? 2 होंगे, यानी कि यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगले नियम पे चलते हैं, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है अपने पास में, वो है कि यदि ऐसा हो जाए, ठीक है सर हमने बीच वाले जीरो भी देख लिए जो सार्थक अंक में होते हैं, लास्ट में जो जीरो आते हैं वो सार्थक अंक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सर ऐसा हो जाए कि जीरो पहले आ जाए, ठीक है ना? यदि अशून्य अंक के पहले, अशून्य अंक के पहले जीरो हो, शून्य हो, तो
शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये बेटा ध्यान रखोगे, नहीं होते हैं। क्लियर है ना? अशून्य अंक के पहले यदि 0 आ रहा है तो सार्थक अंक नहीं होते हैं, चाहे वो दशमलव वाली हो या फिर पूर्णांक हो। फॉर एग्जाम्पल देखो समझते हैं, जैसे आपको संख्या दे रखी है 0.024 या फिर आपको संख्या दे रखी है 0024, ये है दशमलव वाली और ये है बिना दशमलव वाली यानी पूर्णांक संख्या। कोई भी हो, यदि 0 पहले आ रहे हैं अशून्य अंक कौन सा है? दूसरा। ये इसके पहले जितने भी 0 आएंगे वो सार्थक अंक में नहीं काउंट होंगे और यहां पर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सार्थक अंक कितने हैं? तो आप बोलोगे 2, और इसमें भी टोटल सार्थक अंक कितने हैं? 2 है। तो आई होप आपको ये नियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले नियम पे चलते हैं, नियम नंबर 5। हमेशा बेटा ध्यान दोगे कि यदि कोई भी संख्या 10 की पावर में दे रखी है तो 10 की पावर में जो भी संख्या आएगी यानी कि 10 की घात वाली संख्या, 10 की घात कितनी भी आए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अशून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये ध्यान रखोगे बेटा, सार्थक अंक नहीं होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं इसके अंदर, जैसे मैंने दे दिया 2.4 × 10 की पावर 3, तो क्या इसको सार्थक अंक में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे बेटा। सार्थक अंक सिर्फ आपको यहां पे देखना है, तो यहां पर बोलोगे सार्थक अंक कितने हैं? 2 है। क्लियर है? जैसे एक और मैंने एग्जांपल दिया 2.300 × 10 की पावर 6, बताइए इसके अंदर कितने सार्थक अंक है? तो क्या ये काउंट होगा क्या बेटा? नहीं होगा, बट यहां पे काउंट होगा। कितना होगा? दशमलव वाली संख्या है और दशमलव वाली संख्या में यदि पीछे 0 आते हैं तो उनको भी काउंट किया जाता है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने आ जाएंगे बेटा? 4 आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये भी आपको नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 6 पर चलते हैं। नियम नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है? हाँ बेटा, रूल नंबर 6 पर आते हैं। रूल नंबर 6 क्या है ये ध्यान देखो। यदि कोई भी नंबर है वो कैसा है? प्योर नंबर है। ठीक है ना? एक आपके पास में कांस्टेंट है, प्योर नंबर है यानी कि शुद्ध संख्या है आपके पास में, शुद्ध संख्या, या फिर आपके पास में कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब नियतांक है, समानुपाती नियतांक होते हैं बहुत सारे, ऐसी संख्या होती है तो वे सार्थक अंक, इनके सार्थक अंक नहीं होते हैं, इनके सार्थक अंक नहीं होते। अरे सार्थक क्यों होंगे? सार्थक अंक तो उनके निकाले जाएंगे जिनको एक्यूरेट नहीं है वैल्यू, उनको एक्यूरेट बताने के लिए सार्थक अंक को काम में लिया जाता है। ये तो वैल्यू ऑलरेडी ही एक्यूरेट है, एकदम शुद्ध संख्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कभी भी इनके सार्थक अंक नहीं होंगे, इनके सार्थक अंक नहीं होते हैं, इनके सार्थक अंक नहीं होते हैं। ध्यान रखोगे बेटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आवोगाद्रो एक संख्या दी आपको, एवोगैड्रो, कोई इसको एवोगैड्रो भी पढ़ता है, कोई आवोगाद्रो भी पढ़ता है। आवोगैड्रो संख्या कितनी होती है बेटा? 6.023 × 10 की पावर 23, और आपको पूछा जाए इसके अंदर कितने सार्थक हैं, आप बोलोगे 0, इसके अंदर सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे मैंने बोला कि पाई कितना होता है बेटा? 22/7, ये भी एक एक्यूरेट वैल्यू, शुद्ध वैल्यू है, इसको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसके अंदर भी पूछा जाए तो सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एक कोई भी नंबर दे दिया, कांस्टेंट नंबर दे दिया, जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12, ठीक है ना, ये वैल्यू होती है, और आपको पूछा जाए कि इसके अंदर सार्थक कितने होंगे तो आप बोलोगे नहीं होंगे। जैसे प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर/सेकेंड, आपको पूछा सार्थक कितने होंगे तो इसके अंदर भी नहीं होंगे। ये था रूल नंबर अपना 6। अगले रूल नंबर पे आते हैं। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दी मैंने, जैसे मैं कह रहा हूं कि 6 बनाना है, आपके पास में 6 केले हैं। कितने केले हैं आपके पास में? 6 केले हैं। बताइए इसके अंदर सार्थक कितने होंगे? अरे ये थोड़ी सार्थक तो एक्यूरेट बताने के लिए कहा, ये तो 6 केले हैं जो ऑलरेडी क्या है? प्योर नंबर है, एकदम शुद्ध संख्या है, क्या इसके सार्थक होंगे? क्या नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक है, अगले पे आते हैं बेटा हम, रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7 कि कभी भी मात्रक बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलेंगे, कभी भी
मात्रक बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते हैं, सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। ये बेटा ध्यान रखोगे आप। जैसे एक संख्या मैंने दे दी, जैसे 0.452 मीटर है। अब बेटा बताइए इसके अंदर कितने सार्थक अंक है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3। मैंने बोला था कि यदि अशून्य अंक के पहले कितने भी जीरो है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो आप बोलोगे इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं? तो आप बोलोगे 3 है। इसको यदि मैं सेंटीमीटर में लिखता हूं, सेंटीमीटर में बेटा कैसे लिखेंगे इसको? सेंटीमीटर में लिखेंगे अपन 45.2 सेंटीमीटर करके लिखेंगे। अब आपने मीटर की जगह क्या लिख दिया? आपने सेंटीमीटर लिख दिया। क्लियर है ना? तो इसके अंदर भी सार्थक कितने आएंगे बेटा? 3 ही आएंगे, 1 2 और 3। आपने इसको mm में लिखा तो क्या लिखोगे? 452 mm। तो इसके अंदर भी सार्थक कितने होंगे? 3 होंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ये थे, कभी भी मात्रक बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलेंगे, सार्थक अंक तीनों में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 7। चलिए एक सवाल करते हैं अपन। आप बताना इसके अंदर कितने सार्थक अंक होंगे। आपके सामने एक मैं क्वेश्चन फेंक रहा हूं, आप इसको कैच करना। मैं देखता हूं कि कितने लड़के होते हैं इसको कैच कर पाते हैं और कितने लड़कों को ये बाउंस होता है। ठीक है ना? देखते हैं। पहला सवाल, आप सार्थक अंक बताना इसमें कितने होंगे। जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया 2004, इसमें कितने सार्थक होंगे? स्क्रीन को होल्ड करना, अपना आंसर निकालना और फिर चेक करना क्या आपका आंसर सही आ रहा है, मेरे से आंसर से मैच करना, और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कितने बच्चों का सही आता है आंसर। फिर है एक संख्या आपके पास में 2.0030। एक संख्या आपको दे रखी है बेटा एक संख्या दे रखी है 0.002560। एक संख्या आपको दे रखी है 2010 इंटू 10 की पावर 7। एक आपको बेटा आपको संख्या दे रखी है, वो संख्या आपको दी हुई है 12 आम। ठीक है? और एक आपको संख्या दे रखी है, वो दी हुई है 20.201। ठीक है? इस तरीके से बताइए किसमें कितने सार्थक अंक आपको बताना है। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे इसमें बताइए कितने सार्थक अंक आएंगे। अब आपको नियम ध्यान में रखना है कि दो अशून्य अंकों के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सारे जीरो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। यानी कि ये भी सार्थक अंक 1 2 3 और 4। तो इसमें जो सार्थक अंक आएंगे वो बेटा कितने आएंगे? 4। इसमें बेटा कितने आएंगे? देखिए बीच में जो जीरो आएंगे उनको तो काउंट करना ही है, यानी कि 1 2 3 4। लास्ट में जो जीरो आएगा उसको काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे। यदि दशमलव वाली संख्या है तो पीछे वाले को काउंट करेंगे, और यदि दशमलव वाली संख्या नहीं है तो काउंट नहीं करते हैं। क्योंकि ये दशमलव वाली संख्या है तो इसको काउंट करेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि कितने हैं सार्थक अंक? 5 है। अब आते हैं इस पर। अब यहां पर देखिए बीच में भी जीरो है, लास्ट में भी है और पहले भी है। तो एक नियम तो आपको पता होना चाहिए कि यदि अशून्य अंक के पहले जीरो आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, बीच में आते हैं वो सार्थक अंक होते हैं, और लास्ट में जो जीरो आते हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे और ये वाला सार्थक अंक होगा। अब इस पर आते हैं, ये जीरो सार्थक अंक होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है कंडीशन पे। यदि दशमलव वाली संख्या है तो काउंट होगा, और दशमलव वाली संख्या नहीं है तो काउंट नहीं होगा। क्योंकि ये संख्या कैसी है बेटा? दशमलव वाली है, तो इसको भी काउंट करेंगे। यानी कितने होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है? अब आते हैं इस पर, इसके अंदर चेक करते हैं। देखो 10 की घात वाली कभी भी सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, हमारे को सिर्फ इसको देखना है। बीच में जीरो आएगा काउंट होगा, लास्ट वाले जीरो काउंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दशमलव वाली है तो काउंट होगा। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि आंसर बेटा क्या निकल के आ जाएगा? 4। यहाँ पर तो 12 आम। अरे ये तो प्योर नंबर है, प्योर नंबर का कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है। और यहाँ पर आते हैं, बीच में जीरो होता है वो काउंट करते हैं, आगे वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं। यानी कि 1 2 और
3। आपको सिर्फ जीरो में ही कंफ्यूजन होता है, आपको जीरो को ही चेक करना है, बाकी तो आपके सार्थक अंक होते ही होते हैं। यानी कि लास्ट में जीरो आएगा तो काउंट होगा और नहीं भी हो सकता है, बीच में आएगा तो डेफिनेटली काउंट होगा और आगे आएगा तो काउंट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सार्थक अंक से संबंधित जितने भी डाउट है वो आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ, यानी कि पूर्णांकन करना, किसी भी संख्या का पूर्णांकन करना। ठीक है, किसी भी संख्या का पूर्णांकन करना, पूर्णांकन करना, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ करना। अरे आप भी करते हो ना, राउंड फिगर से इतना कर दो, जैसे आपके मार्केट के अंदर कोई सामान लेने के और आपके रुपए होते हैं 512 रुपए, अब बोलते राउंड फिगर 510 दे देता हूं मैं, ना। ठीक है, तो इस तरीके से राउंड फिगर करना है, यहां पर भी जो नंबर होंगे उनको राउंड फिगर करना है। तो कैसे करते हैं राउंड फिगर, उसके कुछ एक नियम है, उन नियमों को 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा पहला नियम जो इसका है वो ये है कि यदि कोई भी संख्या है, जैसे आपको कोई भी संख्या दे रखी है ऐसे 2.4, यहाँ पे जैसे संख्या दे रखी है यहाँ पे 3, या फिर संख्या ऐसे भी हो सकती है 2.4। यदि आपको यहाँ पे राउंड फिगर करना है दो संख्याओं तक, आपको 2 अंकों तक लिखना है कि इसके आंसर के अंदर सिर्फ 2 सार्थक अंक आने चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो आप क्या करोगे, जिस भी अंक का पूर्णांकन करना है, यानी कि मेरे को इस अंक का पूर्णांकन करना है, तो इसकी आगे वाली संख्या को देखूंगा। जैसे मेरे को 4 का करना है पूर्णांकन, यहां पर भी मेरे को 4 का करना है और यहां भी मेरे को 4 का करना है। संख्या आपके पास में लिखी हुई है 2.43, एक संख्या हो सकती है 2.46, आपको इसका पूर्णांकन करना है, इसका, यहां पर भी इसका करना है और यहां पर भी इसका करना है। तो जिस भी संख्या का आपको पूर्णांकन करना है तो उसके आगे वाली संख्या को आपको देखना है। यदि आगे वाली संख्या बेटा 5 से कम है, यदि आगे वाली संख्या बेटा 5 से कम है तो इस संख्या को ऐसा का ऐसा लिखेंगे। क्लियर? यदि संख्या 5 से ज्यादा है, जैसे इसका पूर्णांकन करना है, इसके आगे वाली संख्या यदि 5 से ज्यादा है तो आप इसके अंदर एक बढ़ा देना, एक वैल्यू को बढ़ा देना। यदि ऐसा हो जाए कि सर न तो 5 से कम है और न ही 5 से ज्यादा है, यदि 5 ही आ जाए तो फिर क्या करने वाले हैं? फिर आपके अंदर एक नियम को ध्यान में रखना है कि यदि 5 के पहले यदि सम संख्या है तो उस संख्या को एज इट इज रखेंगे, और यदि 5 के पहले विषम संख्या है तो एक संख्या को अपन बढ़ा देते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस नियम को सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। पहला नियम, जिस अंक का पूर्णांकन करना है, जिस अंक का पूर्णांकन करना है, पूर्णांकन करना है, उसके बाद वाली संख्या, उसके बाद वाली संख्या 5 से छोटी है तो उसे एज इट इज रखते हैं, उसे ऐसा का ऐसा रखते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, उसे ऐसा ही रखते हैं, ऐसा ही रखते हैं। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल दे दिया मैंने, देखिए बच्चा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.43, यहाँ पे दिया हुआ है 2.62, यहाँ पे दिया हुआ है 7.61। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाले अंक का पूर्णांकन करना है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 6 का और यहाँ पे भी 6 का। तो हम क्या करेंगे, पूर्णांकन करने वाले अंक के पीछे वाले अंक को देखेंगे। यदि ये अंक 5 से छोटा है तो उसको एज इट इज लिखते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे 2.4, इसको क्या लिखेंगे 2.6 और इसे भी क्या लिखेंगे 7.6 लिखेंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, यदि यही इसके पीछे वाला अंक यदि 5 से बड़ा है, जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके पीछे वाला अंक यदि 5 से बड़ा है तो उसके अंदर एक जोड़ देते हैं जिसका हमारे को पूर्णांकन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2.46 दिया हुआ है, या फिर 2.68 दिया हुआ है, या फिर 7.69 दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे को इसका पूर्णांकन करना है ना बेटा, इसका पूर्णांकन करना है। तो देखो, जिसका पूर्णांकन करना है उसके बाद वाली संख्या को देखो, 6 5 से क्या है, बड़ी है। 5 से बड़ी होने पर हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट इसमें एक जोड़ दे देंगे, यानी कि 2.5 लिखेंगे। क्लियर है?
यहां पर देखो 6 का पूर्णांकन करना है, इसके बाद में क्या रहा है 8 क्या है 5 से बड़ा, बड़ा होने पर इसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, यानी कि क्या आएगा 2.7। अब यहां पर आते हैं 6 के बाद में 9 है, 9 क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होने पर 6 में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 7.7। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था कि 5 से बड़ी होने पर एक जोड़ देते हैं और 5 से छोटी होने पर उसको एज इट इज लिखते हैं। अब बात आती है कि सर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद में 5 आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो रूल नंबर 3 अब 5 आ जाए, अब 5 के बाद में तीसरा यदि 5 हो तो फिर क्या करेंगे, तो बेटा ध्यान देना है आपको, जैसे मैंने दे दिया आपको, तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं। 5 के बाद में 0 हो सकता है, 5 के बाद 0, या फिर ऐसा भी हो सकता है 5 के बाद अशून्य अंक कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, देखिए इसको समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने दे दिया 2.45, यहां पर भी 2.45, ठीक है। अब यहां पर 5 के बाद में 0 हो भी सकता है और ये ऐसे की ऐसी भी रह सकती है, यहाँ पे 0 हो भी सकता है या फिर 0 नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है ना, दोनों केस बनेंगे यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर वापस दो केस बनने वाले हैं, यहाँ पर भी वापस बेटा दो केस बनने वाले हैं। कैसे केस बनेंगे देखना आप, यदि 5 के बाद में 0 है तो ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, सिंपल सा है, इस अंक का पूर्णांकन करना है। और यदि यहाँ पे 5 है, 5 के बाद में 0 है या 0 नहीं भी हो सकता, तो इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली संख्या कैसी है, सम है या फिर बेटा विषम है, इसको देखना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है 2.75, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि यहाँ पर संख्या सम है तो इसको एज इट इज लिखा जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 2.4। यदि संख्या ऐसे भी हो सकती है कि यहाँ पर जैसे मेरे को इस अंक का पूर्णांकन करना है, इसके बाद में 5 है, 5 के बाद में 0 है या फिर 0 नहीं हो सकता है, तो सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए सम और विषम, सम और विषम। यहाँ पर देखेंगे क्या है, विषम है, तो विषम होने पर एक जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो बेटा आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर बेटा क्या होने वाला है, देखिए देख इसको समझते हैं। जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद में क्या है 5 है, और 5 के बाद में कुछ भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसको एज इट इज लिखना है, यानी कि 2.4 ही लिखेंगे। क्लियर है। यहां पर 5 के पीछे कुछ भी हो तो उसको एज इट इज लिखना है, और 5 के बाद में यदि 0 है तो उस कंडीशन में चेक करेंगे कि ये सम है या विषम है। सम होगा तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, विषम होगा तो एक इसके अंदर जोड़ देंगे। तो ये था बच्चा राउंडिंग ऑफ करना, किस तरीके से डिजिट का राउंडिंग ऑफ किया जाता है, पूर्णांकन किया जाता है, इसको हमने अच्छे से समझा है। आगे जो बेटा हम देखने वाले हैं वो देखेंगे कि जो सार्थक अंक होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, आप इसका आंसर बताना। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, इसका राउंडिंग ऑफ बताना। जैसे 2.351 दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया 2.64 दे दिया, जैसे मैंने दे दिया आपको 2.74 दे दिया, जैसे मैंने आपको आंसर दे दिया 2.78 दे दिया। इसके राउंडिंग ऑफ कीजिए बेटा। इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमारे को देखना पड़ेगा, या फिर आपको एक दे रखा है, ये हो गया 3rd, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, आपको ऐसा दे दिया 2.55 दे दिया। क्लियर है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको इसका राउंडिंग ऑफ करना है, यहाँ पर इसका करना है, यहाँ पर इसका, यहाँ पर इसका और यहाँ पर इसका करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में 3 के बाद में क्या आ रहा है 5 आते ही दिमाग में रूल करना चाहिए 0 है या नॉन जीरो। यहाँ पर क्या है नॉन जीरो होने पर क्या होता है, ऐसा का ऐसा लिखते हैं, यानी कि 2.3 लिखेंगे। यहाँ पर आता है 2.64, हमारे को इसका राउंडिंग ऑफ करना है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में क्या है 5 से छोटी संख्या है तो उसको एज इट इज लिखते हैं, यानी कि आंसर आ जाएगा 2.6। यहाँ पर आते हैं, राउंडिंग ऑफ किसका करना है 7 का। 7 के बाद में क्या आ रहा है 4 क्या है छोटा होने पर उसको क्या लिखते हैं एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है 7 का करना है राउंडिंग ऑफ। 7 के बाद में देखेंगे, ठीक है, क्या है 8 क्या है 5 से ज़्यादा होने पर क्या करते हैं 1 बढ़ा देते हैं, यानी कि 7 की जगह 8 लिख देंगे। फिर यहाँ पर आते हैं
2.5, 5 का करना है राउंडिंग ऑफ, इसके बाद में क्या आ रहा है 5 का आने पर दो केस बनेंगे, 0 आ रहा है या फिर नॉन जीरो आ रहा है। 0 आने पर हम देखेंगे 0 या नॉन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस केस में क्या करते हैं, हम इस अंक को देखते हैं, यदि ये सम संख्या होती है तो उसको एज इट इज लिखते हैं, विषम होने पर क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं। ये क्या है 5 विषम है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 2.6 आ जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके के बनते हैं, सार्थक अंक पे बेस्ड बनते हैं। अब सार्थक अंक में बच्चों का कंफ्यूजन कहाँ रहता है, इसको समझते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में। हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में किस तरीके से होता है। जैसे सार्थक अंक आपको कहाँ तक लिखने हैं, यदि आप क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो या फिर भाग कर रहे हो, गुणा और भाग में सार्थक अंक आपको कहाँ तक लिखना है, इसको समझते हैं। ठीक है, जब गुणा या भाग हो रहा है तो उसमें सार्थक अंक कहाँ तक लिखते हैं। देखिए हमेशा ध्यान देना, जैसे मैंने आपको एक गुणा करना है, 2.4 का 0.6 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, क्या आंसर आएगा 6 का 4 24, यहाँ पे 2 6 दूनी 12, यानी कि ये आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपका 1.44। यहाँ पर देखिए आपको बेटा ध्यान देना है कि जिन दो राशियों का गुणा किया जा रहा है या फिर एक राशि में दूसरी राशि का भाग दिया जा रहा है, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो आप गुणा कर रहे हो उसमें सबसे कम से कम कितने सार्थक अंक हैं उनको देखना है। यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं बेटा 2 हैं, इसमें सार्थक अंक कितना है 1 है। तो जो आंसर आएगा उसके अंदर भी कम से कम सार्थक अंक आएंगे। इन दोनों में से कम सार्थक अंक कितना है 1 है, तो आंसर में भी सार्थक अंक कितना आना चाहिए बेटा 1 ही आना चाहिए। यानी कि जो आंसर हम बेटा लिखेंगे वो कहाँ तक लिखेंगे, वो लिखेंगे केवल 1 तक लिखेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। ऐसा कैसा मैं डिवाइडेशन वाला रूल भी कर लेते हैं अपन। जैसे आपको दिया हुआ है 8.42, इसके अंदर आपको डिवाइड करना है 2.625 का। ठीक है, इसके अंदर अपन डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, इसको आप एक बार सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर भी जो भी आंसर निकल के आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर निकल के आ गया 23 पॉइंट, जैसे आपका आंसर फॉर एग्जाम्पल ये निकल के आ गया, ठीक है ना, ये आंसर निकल के आ गया। तो इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं बेटा 3 है, इसके अंदर सार्थक अंक कितने बेटा 4 है, कम से कम कितने हैं 3 है। तो आंसर में भी कितने सार्थक अंक आना चाहिए 3 आने चाहिए। यानी कि इसमें भी जब भी आंसर आप लिखोगे 3.45 तक ही लिखोगे। क्लियर है। अब 5 के बाद में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 आने पर 5 को ऐसे आप राउंडिंग ऑफ का भी ध्यान में रखना है। 5 के बाद में बेटा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको आप देख लेना क्या इसका डिवाइड करने पर क्या आंसर आ रहा है। मैंने एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेकर के चल रहा हूँ, मेरे पास में कैलकुलेटर नहीं है, मान लिया कि ये वाला आंसर निकल के आ रहा है। तो 5 के बाद में 2 आ रहा है, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 5 के बाद में 2 क्या है 5 से छोटी है, तो इसको एज इट इज अपन लिखेंगे। तो आंसर जो बेटा आएगा वो आएगा 3.45। यानी कि यहाँ पर भी जो आंसर लिखना है आपको 30 सार्थक अंकों तक ही लिखना है। आगे बढ़ेंगे, एक थोड़ा रूल अलग होता है जब अपन योग करते हैं या फिर अपन करते हैं व्याकलन करते हैं, उसके अंदर थोड़ा रूल चेंज होता है। उसके अंदर थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज रहता है। अपन करते हैं योग या फिर करते हैं व्याकलन, उसके अंदर थोड़ा चेंजेस होता है। उसके अंदर क्या चेंजेस होता है उसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, योग तथा व्याकलन के अंदर जैसे आपको इसके अंदर ध्यान देना, जैसे एक सवाल से समझते हैं इसको। जैसे आपको दे दिया 1.0.8 दे दिया, 1.23 दे दिया, आपको दे दिया 12.2321 दे दिया। ठीक है, इन तीनों का आप योग करो। तीनों का योग करोगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 और 2 5 आ जाएगा, यहाँ से 8 2 10 और 3 13 हो जाएगा, 1 1 2 2 4 हो जाएगा, और आंसर आ गया हमारा 14.351। अब बेटा इसके अंदर आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आप बाकी करोगे या फिर योग करोगे उसके अंदर आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि जिन राशियों का आप योग कर रहे हो उनके अंदर दशमलव के बाद में कम से कम कितने सार्थक अंक हैं। गुणा और भाग में थोड़ा उल्टा है, वहां पे क्या करते थे हम टोटल देखते थे, दशमलव वाले को नहीं देखते थे कि टोटल सार्थक अंक कम से कम कितने हैं। यहाँ पर देखेंगे जिन राशियों का योग कर रहे हो या बाकी कर रहे हो उनके दशमलव के बाद में कम से कम कितने सार्थक अंक हैं, तो आंसर में भी दशमलव के बाद में उतने ही सार्थक अंक आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, तो इसमें कम से कम कितना है 1। तो जो आंसर आप लिखोगे उसमें भी दशमलव के बाद में सार्थक अंक जो आएगा वो बेटा 1 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर जब आंसर लिखेंगे दशमलव के बाद में 1 2 3 है, यानी कि यहाँ तक ही लिखेंगे, 3 तक ही लिखेंगे। यहाँ पर बेटा 5 है, जब इसका पूर्णांकन करेंगे, पूर्णांकन को भी आपको ध्यान में रखना है। जब 3 का आप पूर्णांकन करोगे तो उसके बाद में क्या आ रहा है 5, 5 के बाद में क्या आ रहा है 1। जब इस तरीके की संख्या होती है तो 3 को एज इट इज हम लिखते हैं और आंसर बेटा जो निकल के आएगा 14.3 निकल के आ जाएगा।
इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, गुणा और भाग में अलग चीज है और जब भी आप योग करोगे या व्यकलन करोगे उसके अंदर अलग चीज है। जैसे एक सवाल और करते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया 4.2 32.80 और मैंने दे दिया 0.12। इसका आप आंसर निकालिए। आंसर बेटा क्या निकल के आएगा, इसको ध्यान देते। देखिए 2 है तो 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 1 11 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो गया, यानी कि 37.12। अब यहाँ पर देखना है कि दशमलव के बाद में कितने सार्थक अंक रखने हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद में सार्थक अंक कम से कम कितने हैं, आपको आंसर के अंदर भी बेटा उतने ही रखने हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद में कितना है 1, दशमलव के बाद में कितने हैं 2, दशमलव के बाद में कितने हैं 2, कम से कम कितना है 1। तो आंसर में भी बेटा क्या आएगा, एक ही सार्थक अंक आएगा। यानी कि जब आंसर लिखेंगे तो वो लिखेंगे 37.1 लिखेंगे और ये हमारा आंसर परफेक्ट हो जाएगा।